अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये जो है एक्चुअल में संविधान का पार्ट 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 पार्ट 1 जो भी बोलिए। यहाँ पे चैप्टर 5 है। तो अब आर्टिकल 1 से 4 तक आपको इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और जब इनिशियली था तो आपको पता है 22 राज्य बने थे, लेकिन अभी जो है करंट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 2019 में क्या किया गया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक कर दिया गया, ठीक है। और जो इफेक्ट में आया वो 26 जनवरी 2020 से आया। जब ये इन्होंने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को जब यूटी में कन्वर्ट किया तो फिर इन्होंने क्या किया, दो को एक साथ मर्ज कर दिया उसके बाद, ठीक है। तो पहले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये 22 राज्य नहीं था, इनिशियली 14 राज्य थे। बाद में फिर वो लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारे राज्यों को बनाया गया। फिर आप एक देखेंगे कि द नेम ऑफ इंडिया डेट इज़ भारत। तो इक्वली आप इंडिया भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वली भारत, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल में क्या है कि एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, ये पार्लियामेंट का राइट होगा, ठीक है। और फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, अब इसके थ्रू आप जो है कोई फॉरेन एक्विजिशन अगर करते हैं तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। लेकिन जो आर्टिकल 3 होगा ये एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, देखिए एग्जिस्टिंग स्टेट की बात कर रहा है। तो एग्जिस्टिंग में अगर कोई चेंज करना है, कोई किसी की बाउंड्री चेंज करनी है, किसी का नाम चेंज करना है, कुछ भी इस तरह का कुछ करना है, तो वो जो है आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट और ये सब पार्लियामेंट का राइट होगा, इसमें स्टेट्स कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए पार्लियामेंट अंडर द प्रोविजन रिलेटेड टू द 2 and 3 सेल नॉट बी अमेंडमेंट अंडर, ये मतलब सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अब ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा उसके लिए 68 के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि इट कैन बी डन बाई सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 1953 में एक कमीशन बनता है जो मैं बात कर रहा था, तो और उसके पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फजल अली होते हैं। क्योंकि तमाम धरने वगैरह शुरू हो गए थे कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए लैंग्वेज के आधार पे। तो उसके बाद और उसने यहाँ पे ये रिपोर्ट 1955 में दिया, ठीक है। और लेकिन जो ये पोत श्री राम लल्लू जो है, ये जो है इनकी डेथ हो जाती है। ये जो इतने हंगर स्ट्राइक कर देते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। तो अब इनके डेथ को मतलब डेथ हो गया तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा को अलग कर दिया जाता है फ्रॉम मद्रास से, ठीक है। तो इस आधार पे और ये इसके रिपोर्ट वगैरह आने के पहले की ही बात है, क्योंकि वो चूँकि उस समय एक केओस था तो इसलिए इसको पहले स्टेट को दे दिया। तो ये मतलब लैंग्वेज के आधार पे पहला स्टेट बना। उसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो थी वो 1956 में एक अमेंडमेंट पास करती है। और 14 जो है, ये मैं बता रहा था ना कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी इनिशियली थी, ठीक है। और नवंबर 1954 में पौंडीचेरी, यमन और चंद्रनगर, कराईकल। अब इसमें देखिए जो पौंडीचेरी है यानी, तो इसमें आप देखेंगे कि ये चारों अलग अलग स्टेट में है। ये सब फ्रेंच टेरिटरी थी और ये जो है यूटीज़ के अंतर्गत आती है, यूटीज़। तो आप देखेंगे कि ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो इसको यूटी बना दिया गया बाद में, जब ये लेकिन 1954 में हैंड ओवर किया था इन्होंने, ठीक है। और 1961 में इंडिया ने मिलिट्री की हेल्प से, जो पोर्तुगीज़ थे वो जान नहीं रहे थे, यूरोप में वो लोग प्रेशर बना रहे थे कि हमको ये दिया जाए, गोवा दमन दीव को ये जो है इनिशियली ये दोनों को भी यूटी बनाया गया, क्योंकि अभी पोजीशन के फॉरेन पोजीशन में था, तो इसलिए डायरेक्ट स्टेट बनाना ठीक नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये 18 ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जोनल काउंसिल्स बनाया गया इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत, जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल जो है, अब ध्यान रखिएगा, ये पहले का बना हुआ है, ठीक है। बाद में एक कुछ काउंसिल वगैरह बाद में भी बनेंगी, लेकिन वो उस समय की नहीं थी, ठीक है। तो उस समय जो है 5 जोनल क्रिएट किए गए, ठीक है। और उसके जो एक्स ऑफिसियो रहेंगे वो होम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि ये चूँकि स्टेट से रिलेटेड मामला था जोनल काउंसिल। तो अब देख सकते हैं कि ईस्टर्न का कोलकाता बनाया गया, वेस्ट का आपका मुंबई बनाया गया, सेंट्रल
का यहाँ पे इलाहाबाद बनाया जा रहा है, प्रयागराज। नॉर्थन का इंडिया में न्यू दिल्ली में, और साउथन का चेन्नई में। बाद में जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बनाया गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में, जो छठा था, और इसका जो हेड था वो गुवाहाटी में रखा गया। आसाम था, अरुणाचल था, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड नॉट इंक्लूडेड जम्मू काउंसिल। तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न एक बनाया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब इसमें से भी एक क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मेशन ईयर को लेके बनता है। तो आंध्र प्रदेश जैसे हमको सबसे पता है, सबसे इनिशियली इसको बनाया गया क्योंकि श्री राम लल्लू जो है जो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, उसके बाद जो है फिर तमाम, हालांकि जो फजल अली ने था उन्होंने बोला कि ये भाई लैंग्वेज के आधार पे ये सब बने होने का नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तमाम प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले अलग हो जाते हैं 1 मई 1960 को, जो बॉम्बे के अंतर्गत था, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनमें से सबसे पहले जो है नागालैंड को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है 1 नवंबर 1966 को, सॉरी 1 दिसंबर 1963 को। उसके बाद हरियाणा पंजाब से अलग हो जाता है 1966 में। फिर हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को बना दिया जाता है। फिर उसके बाद तो ये क्रोनोलॉजी वगैरह भी आता है, ईयर वाइज आपको इसको याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश 1953 हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात हो गया 1960, नागालैंड 1963, उसके बाद हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, उसके बाद मणिपुर। अब देखिए ये जो आपका मैप अगर देखा जाए, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो इसमें मेघालय तो ये असम के नीचे यहाँ वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे नीचे बांग्लादेश है, तो मेघालय हो गया, और मणिपुर आपका यहाँ पे हो गया, ये इधर नागालैंड हो गया, इधर अरुणाचल है, ये नागालैंड है, ये एन, ये ए, और ये आपका मणिपुर हो गया, ठीक है। और त्रिपुरा यहाँ पे आपका, इधर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनको 1972 में दे दिया गया। फिर सिक्किम तो उस समय एक एज ए इंडिपेंडेंट बोल सकते था, तो उसको हमने आर्टिकल 2 के बताया था ना, आर्टिकल 2 जो फॉरेन एक्विजिशन होगा उसका, उसके अंतर्गत हमने 1975 में आकर के ले लिया। फिर उसके बाद देखिए, अब फिर 2 स्टेट एक साथ मर्ज होते हैं, मतलब उनको स्टेट मर्ज बोल रहा हूँ, उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। अभी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया साइड में, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे ऐसे। तो अब देखिए ये अरुणाचल है, ये ऐसे करके अरुणाचल, ये अरुणाचल, इसको, और फिर आ रहा है आपका मिज़ोरम, ये एकदम कोने में, म्यांमार के बगल में, यहाँ पे एम, इसको दिया जा रहा है कब, 1987 में आके, ठीक है। फिर गोवा को ही अगेन 87 में दिया जाता है, लेकिन गोवा को इसके बाद दिया जाता है। फिर 2000 में 3 को दिया जाता है सबसे पहले छत्तीसगढ़ को CUJ, उत्तराखंड को फिर 1 नवंबर, 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर, फिर तेलंगाना फाइनली 2 जून 2014 को दिया जाता है। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें मोटी मोटी इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इसमें आना, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे सिटीजनशिप है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर सी जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में ये पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है 5 से 11, ठीक है। आर्टिकल भी याद रखना चाहिए। 1 से 4 जो है आपका पहला पार्ट, और 5 से 11 आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 5 से 11 जो है इसके लिए, और जैसे कि हम लोग बताया था कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया प्रोवाइड करती है। अब आपको एक चीज़ ये बताना है कि जो हमारा सिटीजनशिप है, ये कहाँ से इसको बोरो किया गया है, इसके प्रोविजंस कहाँ से बोरो किए गए हैं। हम लोग जब सोर्स पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ, ये इंग्लैंड से लिया गया है। अब यूएस में तो डबल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग सिटीजनशिप रहता है, और यूएसए का तो एक सिटीजनशिप है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल 11 की बात कर रहा है, और पार्लियामेंट जो है आपके सिटीजनशिप को ग्रांट करना और अबोलिश करना दोनों ये इस आर्टिकल के थ्रू कर सकता है। तो आजकल जो भी सिटीजनशिप एनआरसी वगैरह चल रहा है, तो आप देखेंगे कि बार बार तमाम चेंजेस होते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के आधार पर होते हैं, आर्टिकल 11 के, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
यहाँ पे दिया। तो सबसे पहला जो है एक एक्ट बना था सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए। इस प्रोविजन दिया गया कि अगर आपका जन्म होता है यहाँ पे तो वो एक क्राइटेरिया है, डिसेंडेंट मतलब आपके मम्मी पापा मतलब रहते हैं जो, उसको ख़ानदानी जो चला रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, और एरिया एक्विजिशन पे आपको। तो ये तरीके हैं जो 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। अब 2019 में यही मैं जो NRC वगैरह की बात करता, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगेन आता है, और इसको प्रेसिडेंट जो है इसको एक्सेंट भी दे देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ABP, जो 2014 के पहले आए हुए हैं यहाँ पे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप दे देगी, और वो जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। इस पर बहुत बवाल भी हुआ था कि धर्म के आधार पर जो है आप सिटीजनशिप बांट रहे हैं। तो ठीक है, जो भी था, अब ये इसमें इतना ही है। ठीक है। अब जो चैप्टर 3 है हमारा, पार्ट 3, अब इसमें क्या होगा, 11 से 35, ठीक है, सॉरी 12 से 35, 5 से 11 तो हम ऑलरेडी सिटीजनशिप देख सकते हैं। 12 से 35 जो है हमारा FR है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक एक आर्टिकल 12 से लगाए 35 तक को याद रहना चाहिए। और इसमें से भी, इसमें एक क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें से एक्चुअली 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100% 2 क्वेश्चन इसमें से बनेगा। पॉलिटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, UPPC में तो कभी 20 से 25 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कुछ करंट से रिलेटेड रहता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जब बेसिक पता रहेगा तो ही आप करंट के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है। FR आप लोग देख लेते हैं। तो FR में देखिए पार्ट 3 मैंने पहले ही बताया कि पार्ट 3 है ये। ऐसे यहाँ पे तो चैप्टर 7 दिखाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आता है, और 12 से 35, और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, इसको तो अगर पूछ दे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा बेसिकली ये इंग्लैंड का टर्म है। तो वहाँ भी ये कुछ राइट्स इनिशियली, एकदम इनिशियल फेज में 11वीं 12वीं शताब्दी में, जब इस तरह के लोग इस सब चीज़ों को समझते भी नहीं थे, तब की बात है ये। तो इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ हमको राइट्स दिए हुए हैं। तो राइट टू इक्वलिटी 1, राइट टू फ्रीडम 2, और इसमें दिया कि 6 फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड किए गए, और एक तो उसमें से हट गया है, जो प्रॉपर्टी राइट वाला था वो हट गया है। तो 1 हो गया, 2 हो गया। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अब इसमें आर्टिकल दिया हुआ है कि 14 से 18 में इक्वलिटी की बात हो रही है, 19 से 22 के बीच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम की बात हो रही है, और एक्सप्लॉइटेशन में 23-24 हो गया। फिर रिलीजियस राइट कुछ दिया हुआ है 28, कल्चरल राइट दिया गया 29-30। ठीक है। और रेमेडी वगैरह की बात की गई। रेमेडी मतलब अगर आपका अगर ये वायलेट होता है तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए इंडिविजुअली भी इसको अलग अलग से बताया गया है। अब इसमें से 2 प्रश्न आपके मिनिमम बनते हैं, मिनिमम। ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 14, अब देखिए आर्टिकल 12 को हम लोग बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया है, क्योंकि जो भी आपको राइट होगा, राइट मिलेगा, वो स्टेट के अगेंस्ट ही मिलेगा। आपका राइट कौन हरण करेगा? राइट आपका स्टेट ही हरण करेगा, और यही आपको प्रोवाइड भी करेगा। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 12 में। और 13 में जो है एक ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है जिससे अगर फंडामेंटल राइट से कोई लॉ या कानून अगर उसके मतलब ओवररीच करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये बात 13 में की गई है। ठीक है। तो हम लोग 12-13 का जान लिए, 14 में आ गए। आपका 14 में बोल रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर रूल ऑफ लॉ, याद है ना, इंग्लैंड से लिया हुआ। तो वो उसका प्रोविजंस यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है। और स्टेट यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि लॉ के अगेंस्ट, लॉ के सामने सब लोग बराबर होंगे। ठीक है, कि देयर शैल बी नो डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ही जाहिर सी बात दिया जाएगा। नोट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बताया था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, अब इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेट्रो है, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हैं, तो इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या हुआ? इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन मान लीजिए कोई हैंडीकेप्ड आदमी आता है, तो ये तो इस सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएगा, तो इनके लिए भी आपको एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। वो स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ ना, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत, कि इसके लिए भी आपको अलग से प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। खाली सीढ़ी बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये
कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब सम पॉजिटिव मेजर्स आप ले रहे हैं ताकि जो जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर दी जाए। प्रेग्नेंट वुमेन है या महिलाओं के लिए रहता ही है, उनको बैठने उठने के अलग से उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब 15 में चले जाते हैं। अब यहाँ तो बोल रहा है कि इक्वलिटी होगा, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इस जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये 15 में अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा था तो ये वर्ड आया था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस बर्थ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन से आर्टिकल्स आएगी आप कमेंट में करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये उसकी बात करें। आर्टिकल 16 में अब ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। रिजर्वेशन वगैरह इसी के थ्रू, इसी के मेजर्स में दिए जाते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि भाई जो जिसके लायक रहेगा उसको दिया जाएगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन जो है फिर क्यों दिया जाता है, रिजर्वेशन तो इसके अगेंस्ट है। तो यह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब अब रिजर्वेशन ये दिया गया कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही ना। अब जो लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मान लीजिए कोई बिहार का आदमी है, यूपी का आदमी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है। JNU वगैरह में इसीलिए इसी बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, तो वही इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। अब नहीं करा पाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 16 में किया जाता है बात। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, और इनको जो है आर्टिकल 15(4)(16) के अंतर्गत दिया गया। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में क्या बात की गई है कि हम लोग कोई छुआछूत वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, अंग्रेज़ लोग जब 1857 की क्रांति हो गई तो फिर उनको लग गया कि भाई अब राजाओं से तो मिल कर आना पड़ेगा, तो उन्होंने टाइटल देना शुरू कर दिया। सुने होंगे राय बहादुर, चौधरी, तो इस तरह के जो टाइटल हैं ये देते थे, अंग्रेज़ देते थे। और मतलब वो मिलिट्री पावर वगैरह बहुत पहले से चली आ रही थी, तो उसको मतलब टाइटल दे देते थे। इसको अबोलिश कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इस तरह का टाइटल नहीं देगी। ठीक है, राजा फलाने सिंह, ढेकाने सिंह, तो ये सब जो है ये सब नहीं चलेगा। तो ये आर्टिकल 18 में हो गया। ठीक है, अब 19 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका होगा इक्वालिटी का राइट है। अब यहाँ पे कोई स्टेट कुछ नहीं करेगा भाई, स्टेट सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है। 14 में भी कर रहा है, 15 में भी कर रहा है, 16 में कर रहा है, 17 में कर रहा है, 18 में कर रहा है। ये 5 आर्टिकल जो है ये आपके इक्वालिटी हो गए। अब आ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इक्वलिटी की तो बात हो गई, अब आपको स्वतंत्रता भी देना पड़ेगा। तो ये 19 से 22 में दे रहे हैं। तो 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल जो है ये आपको स्वतंत्रता, फ्रीडम देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है कि अब फ्रीडम में भी क्या क्या है। पहला है कि आपको स्पीच वगैरह आप देना है तो बोलना है, मतलब वही प्रोटेक्शन राइट रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, 19 क्लॉज 1 में दिया है। आजकल तो ये आर्टिकल नहीं पूछता, ये सीधे क्लॉज में आजकल घुस रहा है। गारंटी ऑफ 6 राइट, ये 6 राइट की बात की गई है। अब इसमें आर्टिकल 19 में भी टोटल 6 राइट दे रहे हैं पहला। अब ये आजकल ये सब पूछने लगा 19 क्लॉज ए का ये, 19 क्लॉज ए का बी, 19 क्लॉज ए का सी, 19 1 का डी, 19 1 का ई, 19 1 का जी। ये टोटल 6 राइट जो है आपको मिलेंगे। तो पहला में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, दूसरे में आप असेंबली कर सकते हैं, तीसरे में आप एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं, चौथे में आप कहीं भी इंडिया के अंदर घूम सकते हैं, चौथे के अंदर आप कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इंडिया के अंदर, और जो छठा है उसमें कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोफेशन का मतलब ये नहीं कि चोरी वोरी मत शुरू कर दीजिएगा, वो मतलब नहीं है। ठीक है, लीगल प्रोफेशन जो कानून की नज़र में सही हो। ठीक है, ओरिजिनली इसमें 7 राइट था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी इसी में था। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की जैसे ही था, लेकिन उसको हटा दिया गया। 1F जो था वो राइट टू प्रोफेशन था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और कब हटाया गया है तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, और एक नया आर्टिकल डाला गया, इसमें इसको लीगल राइट बनाया गया। लीगली आप प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि मेरा फंडामेंटल राइट हो गया अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो सब तो फिर वो सब रोड वगैरह के लिए जो लैंड एक्विजिशन वगैरह होता है उसमें फिर वो लफड़े आने लगेंगे। लीगल राइट जरूर आपका है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन
इसमें जो जो है प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी उसी में इंक्लूडेड है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग बात कर लिए, अब आर्टिकल 20 में चलते हैं। अब देखिए अगेन फ्रीडम। मान लीजिए आपको कन्विक्शन हो गया, कोई आपने गुनाह किया और फिर आपको कन्विक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप कन्विक्ट हो गए, तो उसके बाद भी तो आपको, जैसे कोई जब कन्विक्ट हो गए तो ऐसा ना हो कि कोई रोड पे आपको मार दे, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद भी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कन्विक्ट तो आप हो गए, लेकिन हो सकता है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट जाना, तो आपको सेल बी कन्विक्टेड बाई एनी ऑफेंस बाई वायलेशन ऑफ लॉ फॉर टाइम। तो अगर दिया है कि ए पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाई एनी ऑफेंस फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स दैट केम टू, मतलब उसके बाद ही अगर होता है एक्ट, उसके पहले अगर कोई मतलब कमिट किया है तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं होगी, अगर वो कानून बाद में बनता है तो। ठीक है, पहले तो ये है। दूसरा, नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस, 2 बार नहीं होगा। हमने ऐसा नहीं है कि एक ऑफेंस किया उसको पनिशमेंट हो गई तो फिर दोबारा आपने कर दिया, ठीक है, वो भी नहीं होगा। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया। और तीसरा है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ शैल बी, और उसको अपने ही अगेंस्ट जो है विटनेस जो है वो नहीं करने दिया जाएगा, विटनेस आपको अलग से रखना है। तो ये सब है कन्विक्शन के केस में भी। अब देखिए आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, 20 हो गया, 19 हो गया, फ्रीडम ऑफ सब्सटेंशन। फिर 20 की बात कर लेते हैं। 20 में दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, सॉरी 21 में लाइफ एंड लिबर्टी, वही नो कि जो है किसी का पर्सनल कोई इच्छा है तो उसको पर्सनल लिबर्टी को कोई स्टेट जो है या कोई इंडिविजुअल भी उसको कर्व नहीं करेगा, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड है कि शादी वादी करना भी ये सब इसी में आता है, कि वो आपका पर्सनल चॉइस है। और ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इसमें इसको एलोबरेट किया है। तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब रिस्पेक्ट के साथ रहना है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, हमको इन्वायरमेंट सही चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, हेल्थ चाहिए, फ्री लीगल एड चाहिए, स्पीडी ट्रायल चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। ऐसा नहीं है कि आप कोई कन्विक्शन हो गया तो चौराहे पर हमको लटका देंगे। तो ये सब जो है डिग्निटी कहने का मतलब, अब उसी में आपको एक ऐड कर दिया गया, बाद में ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया है। राइट टू एजुकेशन को उसी में ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 21 के नाम से। ठीक है, और इसमें दिया है कि सेल जो स्टेट है वो जो है 6 से 14 के बीच में आपको फंडामेंटल एजुकेशन आपको स्टेट जो है फ्री में प्रोवाइड कराएगी, कंपलसरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 22 में चले जाते हैं। अब वहाँ पे तो कन्विक्शन हो गया था, यहाँ पे अगर मान लीजिए अब अरेस्ट वगैरह होते हैं, डिटेन किए जाते हैं, तो उस केस में आपको कुछ राइट मिलेगा कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर आपको जो है उसको मतलब पहुँचाया जाएगा, ताकि आपको बेल मिलेगी कि नहीं, वो सब डिसाइड वगैरह हो रहा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो इसी में, मतलब आर्टिकल 22 में भी, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई दंगा वंगा ना हो जाए तो प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया जाता है, तो वो सब भी इसी में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब ये हो गया। और डिटेन मस्ट बी अलाउड टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, और जो है उसके अगेंस्ट वो मतलब कोर्ट में भी जा सकता है। ये सब भी राइट उसी में दिए हुए हैं। तो ये हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया। अब फ्रीडम हो गया। थर्ड आता है, अब हमको मेरा कोई शोषण नहीं करेगा, उसके बारे में भी 23 और 24 में लिखा गया। तो पहले में क्या है कि भाई ट्रैफिकिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं खरीदा बेचा जा रहा है, फोर्स लेवरिंग करी जा रही है, वो सब नहीं होगा आर्टिकल 23 में। ठीक है, और 24 में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो 14 साल से कम के लोगों को फैक्ट्री वगैरह में या कहीं पे भी काम नहीं करवाना है। कुल मिला के 14 साल तक तो एटलीस्ट वो जो एजुकेशन का दिया हुआ राइट कि 6 से 14 स्टेट जो है उसको फ्री एजुकेशन देगी, तो फिर आपको काम भी तो नहीं करना है, हजार्डस एक्टिविटी में नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट। अब आपको धर्म वर्म का भी राइट आपको दिया गया। ठीक है, तो पहला ये कि आपको जो है आप कोई भी जो धर्म है उसको वो कर सकते हैं, मतलब आपको आपकी इच्छा है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है कि 25 में तो आपको कोई भी प्रोफेस कीजिए, मतलब कोई भी धर्म को मानिए, वो सब दिया हुआ है। अब दूसरे में क्या है कि आपको मैनेज रिलीजियस अफेयर, अब उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये 26 में दिया है। पहले में तो आपका खुद का कॉन्साइंस है कि आप मान रहे हैं, दूसरे में आप उसके रिलेटेड काम कर सकते हैं। तीसरे में क्या है कि आपको टैक्स नहीं देना है, ये सब प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स नहीं देना है। इसलिए मंदिर वगैरह में देखें, मंदिर मस्जिद वगैरह में टैक्स वैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अब उसके बाद
आर्टिकल 28 में क्या बोल रहा है कि फ्रीडम टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन आ गया किसी मंदिर से कि तो आपको उसके लिए फ्री है कि आप जा करके उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत देखिए वेयरिंग कृपान ट्रैवलिंग इट विल बी कंसिडर्ड सिख रिलीजन, अब उसको मान रहा है। अब उसके बाद आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसी में माइनॉरिटी वर्ग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो 29 एंड 30। अब ये 25, 26, 27, 28, 25, 26 ये तो रिलीजियस रिलेटेड हो गया। अब प्रोटेक्शन ऑफ अपना लैंग्वेज, कोई माइनॉरिटी है उसका लैंग्वेज अपना बचा सकता है, इसी माइनॉरिटी वर्ग पर। और यही जो माइनॉरिटी है टू इस्टेब्लिश देयर एजुकेशन, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर और भी कोई माइनॉरिटी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इसी के अंतर्गत आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। वो देखिए वो रिलीजियस नहीं है, रिलीजन के अंदर भी आप कर सकते हैं, आर्टिकल 28 के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा है ना, लेकिन आपको माइनॉरिटी के थ्रू भी आप आर्टिकल 30 के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और 31 आर्टिकल 31 तो उसको बताया था कि वो राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर आप आते हैं आर्टिकल 32 में। तो मान लीजिए ये जितने सारे आपको अधिकार मिले गए इनका वायलेशन हो रहा है, तो आप कोर्ट के पास जाओगे कि भाई मेरा अधिकार हो रहा है, मुझे इससे प्रोटेक्शन दो, तो वो आपको ये आर्टिकल 32 करेगा। अब इसी को अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब वो रिट इशू करेगा, मतलब ऑर्डर देगा उसको करने के लिए। तो उसमें देखिए पहला है हैबियस कॉर्पस, फिर मैंडमस है, फिर प्रोहिबिशन है, फिर सर्टियोरी है, फिर कोई वारंट है, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली अलग अलग समझाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, मैं देखता हूँ। अब हैबियस कॉर्पस में यह है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही उठा के अरेस्ट कर लेंगे, तो हैबियस कॉर्पस के थ्रू आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है। ऐसा ना कि पुलिस वाला आपको उठा के अरेस्ट करके रख ले महीनों, समझ रहे। तो हैबियस कॉर्पस जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से हैबिट कॉर्पस इशू कराइए और उसको उनको वो फोर्स हो जाएंगे आपको करने के लिए। मैंडमस दिया है। अब ये जो है पब्लिक ऑफिसियल्स को कोर्ट जो है रिट जारी करके बोल सकता है कि आपको ऑफिशियल ड्यूटी अपनी करनी है। ऐसा नहीं कि वो बोल दे कि मैं नहीं करूँगा। अब ये हैबियस कॉर्पस हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि मैं नहीं करूँगा, ऐसा बोल सकता है, तो ये मैंडमस के थ्रू रिट करेगा। प्रोहिबिशन, अभी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोल रहा है कि भैया देखो तुम अपना जो है जुरिडिक्शन को पार मत करो, जितना तुम्हारा है उतना ही करो, तो मना कर दे रहा है, ठीक है। अब सर्टियोरी में देखिए क्या हो रहा है। अब सेम रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जो अपने इन्फीरियर कोर्ट को बोलता है कि अगर कोई मैटर है तो हमको ट्रांसफ़र करो, मतलब ये यहाँ पे ओवर रीच नहीं हो रहा है, लेकिन चाहे तो ले सकता है। मतलब आप डायरेक्ट चले गए तो वो उठा करके बोल सकता है कि हमको लाओ, सर्टिफाई करो। प्रोहिबिशन में क्या है कि आप बोल देगा, सीधा मना कर देगा कि भाई देखो तुम अपना जुडिशन जो है ओवर रीच कर रहे हो, सरपासिंग, लेकिन आप सर्जिंग जुडिशन। उसके बाद जो लास्ट है वह कुओ वारंटो, ठीक है। कुओ वारंटो में क्या है कि कोई पर्सन है या पब्लिक है और वो अपने मन से कुछ करने लगे, जैसे कोई अपना एक पुलिस स्टेशन खोल करके बैठ जाए, तो वो नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए कुओ वारंटो, ठीक है। तो ये है, अब यहीं पे लिया हुआ कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई अम्बेडकर जी। और देखिए एक चीज़ और इसमें है कि नेशनल इमरजेंसी में 20 और 21 ये जो है सस्पेंड हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, 20 और 21 रहेंगे। तो 20 और 21 में क्या था, एक बार देख लेते हैं। 20 और 21 में तो वही था लिबर्टी, शादी वादी करने का वो सब। और 20 में जो था वो कन्विक्शन था ना, कन्विक्शन के अगेंस्ट राइट, कि अपने ही खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, ये सब था ना, ठीक है। चलिए केशवानंद भारती का केस आता है। अब क्या है कि लोग फंडामेंटल राइट को ही चेंज करने लगे थे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो फंडामेंटल राइट अपना आ जाता था, कहीं कहीं पे चेंज होता, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हटाई दिया ना लोगों ने। तो केशवानंद भारती के साथ इसने बोला कि भाई देखो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को कर सकती है चेंज, जैसे उसने किया राइट टू प्रॉपर्टी में किया उसने, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिए, जैसे सेकुलर वगैरह, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह में आता है, वो सब नहीं, तो वो लोग उसको भी उठा के चेंज कर देंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिएबल राइट टू बी थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट हो गया। अब इसके बाद हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो लाइक लगे तो वीडियो अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए हमको, ठीक है।